पहचान के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इस प्रोग्राम की होस्ट और आप सबकी दोस्त रितिका मंडल। साथियों, आप सबको तो पता ही होगा कि किसी शिक्षक का, किसी गुरु का हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव रहता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान एक गुरु ही करते हैं। तो आज हम आप सभी को एक ऐसे गुरु से मिलाने ले जा रहे हैं जिनका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है, साथ ही उनसे काफ़ी छात्र प्रेरित है एवं उनसे काफ़ी शिक्षक भी प्रेरित हैं। तो वे हैं कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सह प्राध्यापिका डॉक्टर मणिमेखला शुक्ला मैम, जो कि एक पुलिस काउंसलर भी है। आइए। नमस्ते मैम। नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल गूंज लाइफ में स्वागत है। आप हैं डॉक्टर मणिमेखला शुक्ला मैम। तो मैं आपसे आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा भाटापारा बलौदा बाजार ज़िले में हुई थी और फिर स्कूलिंग मेरी बिलासपुर में हुई है। फिर कॉलेज मैंने रविशंकर यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस में PhD किया है। जी, और साथ ही साथ डिप्लोमा इन फोक म्यूज़िक खैरागढ़ विश्वविद्यालय से किया है। संगीत विद शास्त्रीय संगीत में मैंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से किया है और साथ ही साथ PGNC भी मैंने किया है। मैम, आप अभी कल्याण कॉलेज में कार्यरत हैं? जी, वर्तमान में मैं राजनीति शास्त्र में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जी मैम, आपके यहाँ के छात्र मैम आपको काफ़ी मानते हैं, ऐसा क्यों? ये अपनी अपनी फीलिंग्स हैं। बस बच्चों के साथ सहज और सरल हो जाती हूँ। एक मातृत्व की भावना उनको देख के मेरे मन में आ जाती है पर्सनली, और बस वैसे ढंग से मैं उनको ट्रीट करती हूँ। जो मैम काफ़ी इंसान जो अपनी लाइफ में सफल हुए हैं, उनके पीछे काफ़ी वजह रही है। क्या आप ऐसी कोई घटना आपके जीवन की हमें बता सकते हैं जिनसे आप काफ़ी प्रभावित हैं और अपने जीवन में आगे बढ़े हैं? जी, लाइफ में एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं और बिल्कुल वैसी ही घटना थी जैसे कि आमतौर पे विदेशी नागरिकों से जो भारतीय लोगों की मैरिज होती है NRI से, और धोखा हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो उनका एक अलग परिवार था, उसके बाद भी यहाँ मैरिज हुई और हम लोगों को धोखा हुआ। विदेश की धरती पर जा कर के मैं काफ़ी परेशान हुई, लेकिन मैंने संघर्ष नहीं छोड़ा और हार नहीं मानी। संघर्ष करती रही और हिम्मत रखी रही। अपने आत्मविश्वास के साथ मैंने उन चुनौतियों का सामना किया और आगे बढ़ी और अपने लक्ष्य में सफलता हासिल मैंने की। तो आप अपनी इस घटना से कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, मैं यही बताना चाहूँगी कि अक्सर महिलाओं के साथ NRI के केस में धोखे होते हैं। विदेशियों से, जो विदेशी प्रवासी भारतीयों से शादियाँ होती हैं, विदेश में बसे प्रवासी भारतीयों से, तो जनरली उनकी फैमिली रहती है या एज अ स्लेव या काम करने के लिए वो लोग शादी करते हैं और अलग अलग मकसद और उनका उद्देश्य रहता है। तो वैसे रिश्तों से बचें। पूरा पता लगाकर यदि विदेश में संबंध हो रहे हैं, वैवाहिक संबंध, तो लड़के के बारे में पूरा पता लगाएं कि उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, वो क्या करते हैं और क्या उनकी पर्सनल लाइफ है। उसके बाद ही विवाह के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा बहुत ही परेशानी होती है। पंजाब में तो NRI में लोगों से जो मैरिज हुई, उन महिलाओं का एसोसिएशन है जिन लोगों ने धोखा खाया है, तो वहाँ पर लोग बाहरी लोगों से मैरिज करना ही नहीं चाहते। तो सावधान रहें शादी के संदर्भ में। काफ़ी अच्छा रहा मैम, क्योंकि ऐसे घटनाएं अगर कभी किसी के साथ हो जाए तो कभी कभी तो ऐसे देखने में आया है कि वो तो अपनी हिम्मत भी हार जाती है। ठीक है ना? क्योंकि भोले भाले भारतीयों को एक झांसा दे करके, एक दिलासा दे करके शादी करना और ले जाना, उसके बाद धोखा देना, ये फितरत हो गई है भारतीय जो बसे हुए हैं विदेशों में उनकी। काफ़ी अच्छा है मैम। आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मैम जैसे आप सिंगिंग भी करती हैं? जी, सिंगिंग करती हूँ। ये आपकी हॉबी रही है मैम? जी, मेरी बचपन से हॉबी रही है गीत रचना और संगीत रचना, गीत गाना, नृत्य करना, ये मेरी हॉबी रही है बचपन से। जी मैम, आप एक संगीत हमें सुनाना चाहेंगे? जी, मैं अपने गीत रचना सुनाती हूँ जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, छत्तीसगढ़ी में है। भाटापारा के बाजार ले चल बलौदा बाजार, नहीं भावे मोला कुंदरू मुनगा,
जी जी हाँ, काफ़ी अच्छा रहा। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो छात्र हैं ना, जो काफ़ी मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे काफ़ी बच्चे हैं जैसे उनका अपने शिक्षा के प्रति रुचि बहुत कम रहता जी। है। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे छात्रों को कि वो किस प्रकार अपना रुचि बढ़ाए? सबसे पहले तो बच्चों से यही अनुरोध है कि जब वो विषय का चुनाव करते हैं तो अपनी रुचि के विषय का चुनाव करें। केवल दबाव से माता पिता के या फिर दूसरों को देखकर अपने विषय का चुनाव ना करें, और जो उस विषय को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या करियर की संभावना है, वो उसको क्यों पढ़ रहे हैं, उस विषय को क्यों लिए हैं, उसमें कितनी गहराई है, ये सब जानना जरूरी है। तो बच्चे यदि ये देखकर विषय चुनते हैं तो उनमें जरूर रुचि जागृत होगी। और दूसरा, पढ़ते समय उनको अपने विषय में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उनको तरीके से, अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, समझ करके उससे संबंधित वीडियोस देखें और विषय परिवर्तित कर करके पढ़ना चाहिए, जिससे उनको विषय में अपनी रुचि जागृत होती है। हाल ही में जैसे कोरोना के 3 साल गए हैं जी। जहाँ पे हमारी ज़्यादातर परीक्षा ऑनलाइन हुई है, और अभी सडनली अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो स्टूडेंट काफ़ी डिप्रेस है, काफ़ी परेशान हुए। जी। तो मैम आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जिससे वो उस डिप्रेशन से थोड़ा कम हो के मैम आगे पढ़ने की कोशिश करें? हाँ, ये बात तो है कि कोरोना का पीरियड है वो विद्यार्थियों में डिप्रेशन भी आया और उनका कॉन्फिडेंस भी लूज हुआ है कि उनको याद नहीं रहता। और कोरोना में ऑनलाइन एग्ज़ाम की सुविधा थी जिसमें देखकर लिखना होता था, ऑफलाइन में उन्हें बिना देखे लिखना होगा, ये चीज़ है उनको सता रहा है और पढ़ने की क्षमता भी कम हुई है। लेकिन ये वो अकेले उस समस्या से नहीं गुजर रहे हैं, सभी विद्यार्थी इस समस्या से गुजर रहे हैं। तो उनको लिख कर याद करना चाहिए, रुचि पैदा करना चाहिए और विभिन्न तरीके से मनोरंजन करते हुए पढ़ना चाहिए और अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहिए कि हम कर ले जाएंगे। तो जहाँ चाह वहाँ राह, यदि वो सोचेंगे, ठानेंगे तो पढ़ लेंगे और पेपर भी अच्छा बना देंगे। थैंक यू मैम। आप एक समाज सेवी के रूप में भी कार्यरत हैं, आपने काफ़ी योगदान दिया है समाज में, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? जी, समाज सेवा का तो की रुचि है, वैसे भारतीय लोगों में रहती है, मैंने भी किया है। मैं स्लम एरिया के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खोली थी, जिसमें कि उन बच्चों के लिए जिनके पास एजुकेशन के लिए मनी नहीं है और जिनके माता पिता के पास बिजनेस के लिए मनी नहीं है, जीवन में शिक्षा के अभाव में अंधकार ही अंधकार है, तो उनमें शिक्षा की ज्योति योजना चलाना, तो मैंने शिक्षा ज्योति योजना चलाई थी। मेरा ये मानना था जैसे कि नवरात्र में घृत और तेल का दीपक लोग दान लेकर जलाते हैं, तो वैसे ही क्यों ना हम उन झुग्गी झोपड़ी वासी बस्तियों के बच्चों को हम इस तरीके की योजना का लाभ दे करके उनमें शिक्षा की ज्योति जलाएं, जिससे उनके जीवन में प्रकाश आ जाए। तो वो बच्चे इस प्रकार थे कि उनके पलायन में माता पिता चले गए हैं, बाहर कमाने खाने, उनकी डेथ हो गई है, कोई अपनी दादी के साथ रह रहा है, कोई नानी के साथ रह रहा है, कोई माँ के साथ रह रहा है। तो ऐसे बच्चे लोगों का काम करके ही जीविकोपार्जन करना और अपने पेरेंट्स को चलाना उनका जो उद्देश्य था, उनको बदलते हुए उनको शिक्षा की ओर अग्रसर कराना। हमने 4 बच्चों से चटाई में स्कूल खोली थी, बाद में 350 बच्चे उस संस्कार भारती स्कूल में शामिल हो गए शिक्षा ज्योति योजना के तहत। काफ़ी बढ़िया है। तो आपका क्या राय है, तो आपकी क्या राय है कि इस प्रकार सबको ऐसे समाज में योगदान करना चाहिए? जी, समाज में सबको योगदान करना चाहिए। समाज सेवा एक नैसर्गिक गुण है, उसको बढ़ाना चाहिए और हम दूसरों के लिए जी पाए तब तो जीवन है, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जी मैम, ये तो है ही मैम। तो आप पुलिस काउंसलर के पद पर भी हैं, तो आपके साथ डेली कैसे मतलब विवाद आते होंगे और आप उनका समाधान कैसे करते जी, हैं? पुलिस काउंसलिंग मैंने किया है, उसमें टूटते हुए परिवारों को, बिगड़ते हुए परिवार को जोड़ने का काम हमारा रहता है। और अब तो ये सास ननद वाली ससुर की समस्या नहीं आती वैवाहिक जीवन में। अधिकतर विवाहेतर संबंध पति या पत्नी के या 6 महीने बाद शादी के बाद एडजस्ट नहीं हो पाना, एक दूसरे को स्वीकार ना कर पाना, बातों को सहन ना हो पाना, अलग अलग एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, अलग अलग रास्ते अख्तियार कर लेते हैं, तो लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो वो एक परिवार टूटते जा रहे हैं, 6 महीने भी नहीं चल पाते, ज़्यादातर ये समस्याएँ आ रही हैं। उन परिवारों को जोड़ने का काम हम लोगों ने
पुलिस काउंसलिंग के माध्यम से किया है। मैम आपका पर्यावरण प्रदूषण में मैम क्या योगदान है? जैसे पर्यावरण को, जैसे आजकल बढ़ते प्रदूषण में हमारा पर्यावरण में क्या योगदान होना चाहिए? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जैसे बहुत सारे प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। इसके लिए जागरूक रहना चाहिए कि प्रदूषण ना फैले हर मानव को, और प्रकृति सुरक्षित हो तो ऑक्सीजन के लिए पौधे लगाना चाहिए, हरे भरे पृथ्वी को करना चाहिए। हर व्यक्ति को ठानना चाहिए कि वो एक पेड़ लगाए। आने वाली बरसात में, रेनी सीजन में वो पेड़ लगाए। कम से कम एक व्यक्ति 10 पेड़ भी लगाएगा तो जितनी जनसंख्या है उसको देख लीजिए कितनी पेड़ होते हैं। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको जीवित रखने का भी प्रयास करना चाहिए। तो आपका क्या योगदान है मैम पर्यावरण में? जी, मेरा उद्देश्य है कि मैं 1000 पेड़ लगाऊं। अभी तो शुरुआत है और हम कॉलेज परिसर में ही, कल्याण महाविद्यालय परिसर में ही पेड़ लगा रहे हैं और उसको सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। 50 से 100 पेड़ के बीच उनकी संख्या अभी तक हुई है। काफ़ी अच्छा है मैम। तो आपके डिपार्टमेंट में कला समागम नाम से एक संस्था आपके द्वारा संचालित है, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे मैम? जी, कला समागम संस्था हमने बनाई है। इसमें मेरा ये मानना है कि जैसे साधुओं का समागम होता है वैसे कलाकारों का मिलन है। कलाकारों को संगीत के, नृत्य के, गायन के क्षेत्र में मंच देना, नई उभरती प्रतिभाओं को अवसर देना, ये कला समागम का उद्देश्य है। उन्हें पुरस्कृत करना, सम्मानित करना। मैम तो आपके हिसाब से मैम कला हमारे जीवन पर क्या असर लाती है मैम? कला संवेदनाओं को जागृत कर देती है और कला एक प्रकार की हॉबी है। शुरू में हम हॉबी को जिंदा रखते हैं, कला को जिंदा रखते हैं, बाद में हॉबी या कला हमको जिंदा रखती है और समाज में संवेदनाओं को बरकरार रखती है। नई नई प्रतिभाओं को उभरने का अवसर मिलता है। इससे सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। काफ़ी अच्छा। तो आपके भी जीवन में कई गुरु रहे होंगे मैम, तो आप किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे, जिनसे आप प्रेरणा लेती है? जी, आत्मविश्वासी हमारे गुरु थे ठाकुर दरब सिंह ठाकुर सर, जो कि भाटापारा गवर्नमेंट स्कूल में पदस्थ थे एज ए लेक्चरर। काफ़ी दबंग पर्सनालिटी थी। उन्होंने हमारे में आत्मविश्वास भरा और हमें संघर्षों से लड़ना सिखाया। साथ ही साथ मेरे जीवन में सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव, जो संस्कृत की लेक्चरर थी मठपारा स्कूल रायपुर में, वो भी मेरी प्रेरणा स्रोत रही। उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, टफ टाइम में मेरा हेल्प भी की और आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देती रही। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा हमें और हमारे दर्शकों को भी मैम। आप हमारे दर्शकों को ऐसे क्या प्रेरणा देना चाहेंगे मैम, जिससे कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, संघर्ष करते रहे? तो आपके जीवन में भी काफ़ी मुश्किलें आई हैं मैम, फिर भी आज आप इस मुकाम पर पहुंच गई हैं मैम। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे सलाह दें, कुछ ऐसी बातें बताएं जिनसे वो भी अपने लाइफ में संघर्ष करना ना छोड़े, अपने लाइफ में आगे बढ़ना ना छोड़े। किसी कवि ने कहा है, संघर्ष मनुज के जागृत पौरुष की, संघर्ष मनुज के जागृत पौरुष की अविरलता का स्वर है। विश्वास बड़ा है सपनों से, संघर्ष सुखों से बढ़कर है। और संघर्ष इंसान को मांझता है, संघर्ष से घबराना नहीं है। जितना संघर्ष की जड़ें गहराएंगी उतना जो है वृक्ष जो है मजबूत होकर ऊपर उठेगा। तो हमेशा हमें विपरीत परिस्थितियों से स्ट्रेंथ लेकर उससे लड़कर हमको आगे बढ़ना है और अपने पैरों पे खड़े रहना है। ये हमें अपने जीवन से सीखना होगा, प्रकृति से सीखना होगा। साथियों, आपको हमारे मैम से मिलकर कैसा लगा? उनसे बातें करके, उनसे उनकी प्रेरणादायी बातों को सुनकर आपको किस प्रकार, आपको कैसा लगा? आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे साथ चैनल में इसी प्रकार बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।